पॉइंट नंबर 3.3 रेवेन्यू डिमांड एंड पीजेंट डेप्ट। ठीक है, एक रेवेन्यू की डिमांड है, दूसरा क्या बढ़ता हुआ है, कर्जा। यहाँ पर कर्जा क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है। ठीक है, कर्जे का पहाड़ खड़ा हो रहा है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कि यहाँ पर जब क्या हुआ, कई सारी जगहों पर फ्लक्चुएट हुआ टाइम के हिसाब से, सोइल अच्छी नहीं थी या कोई फेमाइन आ गया, उसकी वजह से ज़्यादा अच्छी फसल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से जो भी उन लोगों ने क्रेडिट लिया था वो वापस नहीं कर पाए थे। ठीक है, इसी के अलावा हम बात करेंगे बाय द 1830 जो यहाँ पर प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई थी। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा था, इसी टाइम पर 1832 में क्या हो गया भाई, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स थे उनका जो प्राइस है वो क्या हो गया, गिर गया। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर इस पूरे सिस्टम को सही करने में एंड डिड नॉट रिकवर फॉर ओवर डिकेड एंड अ हाफ, मतलब 5 से 10 साल के बीच में जो टाइम है तब तक कुछ भी सही नहीं हो पाया था। ठीक है, और इसी सेम टाइम पर कंट्री साइड जो है, देहात जो है, जो विलेज है, वहाँ पर क्या हुआ, उस एरिया में डिक्लाइन हो गई पीजेंट्स की इनकम। ठीक है, ये सारे टाइम में, और ये टाइम बता रहे हैं 1832 से लेके 34 का। क्या हुआ, फेमाइन आ गया। फेमाइन में कुछ भी हो सकता है, अकाल पड़ जाना, डिजास्टर आ जाना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसकी वजह से इनके कम से कम 1/3 जो कैटल जो है डेक्कन वाले एरिया में वो मर गए थे, और इसी के साथ साथ हाफ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो भी डाइड हो गई। इसी के साथ साथ जो लोग सरवाइव कर गए उनके पास कोई एग्रीकल्चर स्टॉक नहीं था कि जिसकी वजह से वो इस क्राइसिस से निपट सकते थे। और इसी के साथ साथ क्या हो रहा है, अनपेड रेवेन्यू का जो बैलेंस है वो दिन पे दिन क्या होता जा रहा था, राइज हो रहा था, कर्जे का पहाड़ खड़ा होता जा रहा था। आगे बात करेंगे कि हाउ डिड द कल्टीवेटर्स लिव थ्रू सच ईयर्स। इन सालों के अंदर, इन ईयर्स के अंदर कल्टीवेटर्स किस टाइप से रह रहे थे, किस टाइप से जिंदा थे। तो उन लोगों ने रेवेन्यू को कैसे दिया, रेवेन्यू कैसे पे किया, कैसे प्रोक्यूर किया देयर कंजम्पशन को, उनकी जो नीड्स थी उसको कैसे पूरा किया, परचेज कैसे किया प्लग्स को, कैटल को, और इसी के साथ साथ अपने बच्चों की शादियां कैसे की। ठीक है, इनवाइटेबली दे बोरोड, तो सीधी सी बात है उनके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता था, वो था उधारी लेने का। रेवेन्यू कुड रेयरली बी पेड विदाउट अ लोन फ्रॉम अ मनी लेंडर। रेवेन्यू कुड रेयरली बी पेड विदाउट, और रेवेन्यू जो था बिना मदद लिए पेड नहीं किया जा सकता था। किसकी मदद लिए भाई, किसकी मदद मिल रही थी, मनी लेंडर की। ठीक है, बट वंस अ लोन वॉज टेकन, लेकिन एक बार लोन ले लिया गया तब द रैयत फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे इट बैक, और जब एक बार ले लिया गया लोन तो उसको नहीं पता कि वो कैसे दे पाएगा, या सीधी सी बात है कि वो चुकाने में क्या हो गया, चुकाने में क्या हुआ, फेल हो गया। एज डेब्ट माउंटेड, जैसे जैसे कर्जे का पहाड़ खड़ा हुआ यहाँ पर क्या हुआ, एंड लोन्स रिमेन्ड अनपेड, पीजेंट्स डिपेंडेंस ऑन मनी लेंडर्स इंक्रीज्ड। इसकी वजह से मनी लेंडर के ऊपर, मनी लेंडर्स के ऊपर और भी ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ती चली गई। मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पर लोन का पैसा किससे चुकाया जाएगा, समझ में आ रहा है, लोन का पैसा किससे चुकाया जाता है, अर्निंग से। लोन पे लोन लोगे तो क्या होगा, है ना, इससे कर्जा लिया, उससे लेके उसको दे दिया, इससे लेके उसको दे दिया, उसके लेके इसको दे दिया, आप कर्जदार तो आप होते ही चले जाओगे ना, है ना। इन सब से निपटने के लिए आपको क्या होनी चाहिए, जो हो नहीं रही थी उस टाइम पर, फेमाइन आ गए, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, उसकी वजह से सारी एग्रीकल्चर ख़राब हो गई थी। ठीक है, द रैयत फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे इट बैक एज डेब्ट माउंटेड एंड लोन्स रिमेन्ड अनपेड, peasant dependence on money lenders increased. They now needed loans even to buy their everyday needs and meet their production expenditure. By the 1840s, officials were finding evidence of alarming levels of peasant indebtedness everywhere. तो देखा जा रहा था कि यहाँ पर पीजेंट, हर जगह पे देखा जा रहा था कि पीजेंट जो हैं वो इंडेप्टनेस में कहाँ पहुँच चुके थे, अलार्मिंग रेट
पर। ये कल हमने पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, आगे बात करेंगे। बाय द मिड 1840s देयर वर साइंस ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ सॉर्ट्स। कुछ टाइम के लिए देखा गया, क्या बढ़ती दिखाई दे रही है हमको? हाँ, कुछ इकोनॉमिक रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है, मतलब कुछ अच्छे दिन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैड बिगन टू रियलाइज दैट, इन्होंने ये देखा, टू रियलाइज दैट सेटलमेंट्स ऑफ द 1820s, कि जो सेटलमेंट्स थे 1820s के हैड बीन हार्श, वो कैसे थे? बहुत हाँ खतरनाक कंडीशन थी। जो रेवेन्यू की डिमांड थी वो एग्जॉर्बिटेंट, वो बहुत ज़्यादा थी, ना दे सकने वाली थी। द सिस्टम रिजिड, और सिस्टम कैसा था? रिजिड था, बहुत कड़ा था, कठोर था। एंड द पीजेंट्स इकोनॉमी ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, दिन पे दिन टाइम टू टाइम कैसी दिखाई दे रही थी? ख़त्म होती दिखाई दे रही थी। सो द रेवेन्यू डिमांड वॉज मॉडरेटेड, इसलिए रेवेन्यू डिमांड को क्या ज़रूरत थी? यहाँ पर ज़रूरत थी, हाँ भाई, रेवेन्यू डिमांड को क्या करने की? हाँ, उसे क्या किया जाए? हाँ, मॉडरेट किया जाना चाहिए। टू इनकरेज पीजेंट्स टू एक्सपेंड कल्टीवेशन, जिससे क्या होगा? पीजेंट्स क्या होंगे भाई? इनकरेज होंगे, कल्टीवेशन करने के लिए इनकरेज होंगे। कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ बदलाव तो लाने ही होंगे। और 1845 के बाद जब एग्रीकल्चरल प्राइसेस रिकवर्ड हुई स्पीडली, एग्रीकल्चरल प्राइसेस क्या हुई? एग्रीकल्चरल प्राइसेस रिकवर्ड हुई स्पीडली, टाइम टू टाइम। कल्टिवेटर्स वर नाउ एक्सटेंडिंग देयर एक्रेज, मूविंग इनटू न्यू एरियाज। सो यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर कल्टिवेटर्स ने क्या बढ़ाना स्टार्ट कर दिया? एक्रेज, मतलब जो पैदावार होती है ना, पैदावार होती है ना, फसलों की पैदावार, फसल जो है वो उनकी बढ़ गई। मूविंग इनटू न्यू एरियाज, अब ये कहाँ जाने लगे? न्यू एरियाज में। एंड ट्रांसफॉर्मिंग पास्चर लैंड इनटू कल्टिवेटेड फील्ड्स, और ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसको? पास्चर लैंड को, किसमें? कल्टिवेटेड फील्ड्स में। ट्रांसफॉर्मिंग पास्चर लैंड, पास्चर लैंड क्या होता है? ग्रेजिंग एरिया, ठीक है, जिसमें जानवर चरते हैं, फालतू जो जगह पड़ी थी उसको काय में चेंज कर दिया? एग्रीकल्चर लैंड में। बट टू एक्सपेंड कल्टीवेशन पीजेंट्स नीडेड मोर प्लग्स एंड कैटल्स, लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, कल्टीवेबल एरिया को बढ़ाने के लिए किसकी ज़रूरत थी? पहले किसकी ज़रूरत थी? यहाँ पर टूल्स की ज़रूरत थी, और इसी के साथ साथ कैटल्स की ज़रूरत थी। कैटल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई? कैटल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या करते हैं कैटल्स से, बताओ? एग्रीकल्चर में कैटल्स का क्या काम है? हाँ भाई उर्मिला, कैटल का क्या काम है एग्रीकल्चर में? हल चलाने के लिए, सही है। और हाँ भाई वर्तिका, एग्रीकल्चर में किसी चीज़ जरूरत पड़ती है? कैटल की क्या ज़रूरत है? हाँ भाई, सीधी सी बात है, इसमें नई बात क्या है? इतना सोच के रहे हो तुम लोग कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, इतना सोचे जा रहे हो, पता नहीं क्या सोच रहे हो, क्या मैं पता नहीं कौन सा ही अलग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पागल ही हो गया बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ती है? लिखा तो है नीडेड न्यू मोर प्लग्स एंड कैटल। प्लग क्या होते हैं? हल, और कैटल मतलब जो भी मवेशी जानवर होगा, उसमें बैल हो सकता है, भैंसा हो सकता है, उससे क्या कराया जाएगा? फिर नहीं बोल रहे, फिर क्यों नहीं बोल रहे? बोलो ना, क्या कराया जाएगा उससे? प्लगिंग कराई जाएगी फील्ड उससे। तुम लोग करोगे क्या? तो फिर पढ़ोगे नहीं तो करना पड़ेगा, याद रखना। प्लग्स एंड कैटल, दे नीडेड मनी टू बाय सीड्स एंड लैंड, तो उन्हें ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी भाई? हाँ देखो यहाँ पे, अगर आपको एग्रीकल्चर को बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है? हाँ, एग्रीकल्चर को बढ़ाना है तो आपको सब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आपको नए प्लग की ज़रूरत पड़ेगी। प्लग काय का होता है? प्लग काय का होता है?
गधो आयरन का होता है, काय का होता है, उसका अत्ता होता है ऊपर का लकड़ी का, वो मेन काय का होता है, आयरन का होता है ना। वो भी नहीं देखा तुम लोगों ने, कुछ नहीं देखा, कमरे में ही पैदा हुए हो, कमरे में बड़े हुए हो, है ना, कुछ देखा ही नहीं तुम लोगों ने। ठीक है, प्लग के बाद है कैटल। ठीक है, वैसा तो है नहीं जंगल में घूम रहे हैं पकड़ लिए बैल, ऐसा तो है नहीं, खरीदना पड़ते हैं, है ना। हाँ ठीक है, अब तुम सांड पकड़ने की कोशिश करोगे पैक कर देगा तुमको, तुम और एग्रीकल्चर लायक करने लायक बचोगे नहीं। आपने देखा है ना, बैल में और सांड में डिफरेंस होता है ना। उसको यूज़ नहीं कराया जाता सांड को, वो पता ही नहीं चलेगा, तुम्हारे घर में वो घुस जाता है, तहस कर जाएगा सब। बैल ऐसे होते हैं, उनको बेचारों को डाल दो, बैठे रहेंगे सारा दिन, और खेत में लगाए तो लगे ही रहेंगे। वो दोनों एक अलग अलग कैटेगरी है, इसलिए कैटल को क्या करना पड़ता है, ये जो जानवर हैं बुल ऑक्स जो है उसे खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो पैसे से खरीदा जाएगा ना, उसके लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कौन देगा, मनी लेंडर से लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा ना आपको, सीधी सी बात है। पैसा किसी भी बिजनेस को करने के लिए पैसा चाहिए। एग्रीकल्चर के हाथ से तो ना कूद दोगे, तो बढ़ जाओगे, रात को सुबह तो कूद दोगे पूरा खेत, हो जाएगा ऐसा, नहीं होगा ना। अगर आज के ज़माने में भी है तो आपको क्या ट्रैक्टर लेना पड़ेगा, ट्रैक्टर भी लेना पड़ेगा आज के ज़माने में, है ना। अब जिसको पता नहीं बेचारे को, वो तो अगर खेती करे तो रात को बढ़ जाएगा पूरा खेतने में, पता नहीं है ना बच्चों को, प्लग कौन चला रहा है पता ही नहीं है, खुद ही कांधे बांध रहेंगे और लग जाएंगे इसमें। फिर कोई कहेगा नहीं नहीं इससे होता है, हाँ इससे होता है, ठीक, पता नहीं था हमको, सर ने नहीं बताया हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रूरत थी, इसके अलावा आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी भाई, सीड्स की और लैंड एरिया की, इन सब के लिए आपको क्या चाहिए, कैश। ठीक है ना, मतलब मनी कैश चाहिए। वो सब किसके बेसिस पे आएगा आपके सामने, या तो आपके पास होना चाहिए, आपके पास नहीं होगा तो आप क्या करोगे, लोन लोगे। ठीक है, सीधी सी बात है, कोई नई बात नहीं है। आज के ज़माने में भी, आज के टाइम पे भी आपको कोई बिजनेस खोलना है, कुछ भी खोलना है, छोटा छोटा काम खोलना है, आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, एक ठेला भी लगाने के लिए आदमी को कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है ना। ठेला भी ऐसा थोड़ा ना है कि कहीं भी मिल गया उठा लिया, ऐसा तो है नहीं, उसको बनवाना पड़ता है ना। लाखों रुपए के ठेले बनते हैं, पता है आप लोगों को, स्टील विस्टील लगा करके लाखों रुपए के ठेले हो जाते हैं। तो उन सब कुछ में क्या लगता है, पैसा, और पैसा चाहिए था आगे। फॉर ऑल दिस दे हैड टू टर्न वंस अगेन टू मनी लेंडर्स फॉर लोन्स। अब दोबारा किसके पास जाएंगे भाई, मैंने आपको कल क्या बताया था, किसी भी चीज़ को सामने वाले में कैपेसिटी देखी जाती है, वो दे सकता है या नहीं, मार्केट देखी जाती है। फॉर एग्जांपल लॉकडाउन चल रहा था, आप चलो फॉर एग्जांपल बैंक खुले हुए हैं, उस टाइम पे तो बंद भी थे खुल भी रहे थे थोड़ा सा, तो आप उस टाइम पे जाओगे तो आपको बैंक लोन नहीं दे सकती थी उस टाइम पर। क्यों, मार्केट कैसी थी, मार्केट डाउन थी। जब मार्केट अच्छी होगी, आप जब कैपेबल लगोगे कि मेरा पैसा वापस आ सकता है, तभी तो देगा वो आपको पैसा, वरना कोई क्यों देगा। जब जेब में 1 लाख रुपए होते हैं ना, तभी कोई 2 लाख उधार देता है, बस जेब में 1 रुपये भी नहीं है, अपन सोचे कि हमको 2 लाख का लोन मिल जाए, मिल ही गई नहीं, तो हम तो ये है ना। तो यहाँ पर भी मनी लेंडर अगर किसी को पैसा देगा, साहूकार पैसे देगा, तो क्या देखेगा उसमें कि उसमें वापस कैपेसिटी है कि नहीं, सही बात है ना, उसमें कैपेसिटी देने की है या नहीं। हाँ चलो अब हम देखते हैं कॉटन बूम। देन केम द कॉटन बूम। हम किस तरफ आते हैं, कॉटन में बूम आ गया। बूम क्या होता है, और रैपिड ग्रोथ कह सकते हो, उछाल आ जाना। कॉटन में क्या आ गया, उछाल आ गया, एकदम से बढ़ गया, मतलब मार्केट कैसी हो गई, हाई हो गई। कॉटन उगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब पीजेंट जाएंगे पैसा लेने, वो कहेंगे अरे हम तुम्हारा तो इंतजार कर रहे थे, लो यार पैसा। अब वो पीछे का था ना, वो अभी नहीं, हम बाद में ले लेंगे, अभी तो तुम लो पैसा, लो लो ले जाओ, और तुम तो क्या करो, एग्रीकल्चर करो। अब तो तुम क्या उगाओ, कॉटन उगाओ। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, मार्केट में उछाल आएगा। मार्केट में जब दिखता है, मार्केट में जब दिखता है तभी किस चीज़ में उछाल आता है, उसके प्रोडक्शन में। नहीं आ रही बात समझ में, प्रोडक्शन में उछाल कब आएगा, जब मार्केट में चीज़ बिकेगी। एक किराने वाले के पास कोई भी सामान है, अगर वो नहीं बिक रहा, फॉर एग्जांपल लाइफ बॉय का साबुन है 10 रुपये वाला, अगर वो नहीं बिक रहा तो ही वो सेल्स मैनेजर से खरीदेगा, और तो ही सेल्स मैनेजर के पास जब डिमांड ही नहीं आएगी तो वो कंपनी से नहीं बोलेगा, तो कंपनी क्यों प्रोडक्शन करेगी,
कंपनी मैन्युफैक्चरिंग उसको करेगी नहीं, कंपनी लगी है धुआंधार बनाने में, पता चला मार्केट में बिक ही नहीं रहा, नुकसान होगा कि नहीं होगा, नुकसान होगा ना। बस जब मार्केट में तेजी दिखती है तभी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तभी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, देखते हैं। तो कॉटन बूम के बारे में पढ़ते हैं। बिफोर द 1860s, हम बात करें 1860s से पहले, 3/4 ऑफ रॉ कॉटन इंपोर्ट्स इनटू ब्रिटेन। ध्यान से सुनना, 3/4 कितना, हाँ 100 3/4, ठीक है, कितना हो गया, कहां से आता था, अमेरिका से। किसका, कौन ले रहा है अमेरिका से, ब्रिटेन। ब्रिटेन किससे ले रही थी, क्या चीज, कैसा कॉटन, ठीक है, और क्या बनता है कॉटन से, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज किस पे चलती हैं, कॉटन पे। ठीक है, ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चरर्स हैड फॉर लॉन्ग बीन वरीड अबाउट दिस डिपेंडेंस ऑन अमेरिकन सप्लाईज। अमेरिकन सप्लाईज, अमेरिका जो सप्लाई आ रही थी इतने % कॉटन की, उसको लेकर के चिंता में थे। किसमें थे, वरीड हो रखे थे, चिंता में थे। कौन लोग, ब्रिटेन के लोग। नहीं आई बात समझ में, अमेरिका से क्या आ रहा है, ब्रिटेन को। ब्रिटेन को कॉटन कहां से आ रहा है, अमेरिका से। अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहा है रॉ कॉटन को, लेकिन इनको एक चिंता सताने लगी। अभी पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है, आगे बात बढ़ाएंगे अपन। तो चिंता आखिरकार क्यों सता रही है, टेंशन क्यों हो रही है, क्वेश्चन मार्क। व्हाट वुड हैपन इफ दिस सोर्स वाज कट ऑफ, आखिरकार ऐसा क्या हुआ, अमेरिका में ऐसा क्या हुआ जो कट ऑफ हो गया, किसका, कॉटन का। ट्रबल्ड बाय दिस क्वेश्चन दे ईगरली लुक्ड फॉर अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ सप्लाई। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए वो लोग किस तरफ चले गए, वो लोग दूसरे तरफ चले गए। क्या, दूसरे तरफ क्या हुए, वो मुड़े। अभी भी हमारा ये क्वेश्चन वहीं का वहीं खड़ा है कि अमेरिका में क्या हुआ था जिसकी वजह से सप्लाई क्या हो गई, कट ऑफ हो गई। समझ में आ रहा है, नहीं आ रही बात समझ में, अमेरिका में ऐसा क्या चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना होगा डबरा से शक्कर आया करती, बड़ी फेमस, सुना है आप लोगों ने, डबरा में एक मिल थी शक्कर की, है ना, वहाँ से बहुत फेमस शक्कर थी, और भी जगह एक्सपोर्ट हुआ करती, इंडिया से बाहर भी। वो मिल बंद हो गई। तो जब लोगों को पता चला कि वहाँ से शक्कर नहीं आएगी, तो वो अपनी डिपेंडेंसी कहाँ दिखाएंगे, दूसरी जगहों से। लेकिन कुछ तो बात हुई होगी तभी तो वो बंद हुई। हमारे ग्वालियर में बहुत सारी कंपनियां थी, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जो क्या हो गई, बंद हो गई। आखिरकार कुछ तो बात थी, वो बंद हुई। ग्वालियर डेनिम नाम से कपड़ा बनता था, बहुत फेमस थी। आप लोग अपने पापा वगैरह से, दादा वगैरह पूछोगे तो बताएंगे, बहुत अच्छी कंपनी थी, विदेशों में उसका कपड़ा जाया करता था। वो बहुत अच्छी कंपनी थी, लेकिन वो बंद हो गई। ये विक्की फैक्ट्री का नाम आपने सुना है ना, ये भी एक बहुत अच्छी एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी थी। तो कभी किसी टाइम पर जब ग्वालियर का नाम फेमस है पूरी इंडिया में, कोई दतिया जाने ना जाने और अशोकनगर जाने ना जाने, शिवपुरी जाने ना जाने, आप ग्वालियर बोलोगे, एमपी का जिला ग्वालियर ऐसा है जो हर तरीके से फेमस है, हर तरीके से। चाहे हिस्टोरिकली ले लो तो फेमस, आप इंडस्ट्रियल ले लो, इकोनॉमिक बेस पे ले लो, सब तरीके से फेमस है ना। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं आखिरकार उधर क्या हुआ था, अभी हम बात करेंगे बाद में। 1857 द कॉटन सप्लाई एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन ब्रिटेन। अब आपके लिए एक बहुत अच्छा एमसीक्यू बन गया। कॉटन सप्लाई एसोसिएशन फाउंड की गई थी ब्रिटेन में, कब, ठीक है। एंड इन 1859 द मैनचेस्टर कॉटन कंपनी वाज फॉर्म्ड, और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी को फॉर्म किया गया था। कॉटन सप्लाई एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन ब्रिटेन एंड इन 1859 मैनचेस्टर कॉटन कंपनी वाज फॉर्म्ड। मैनचेस्टर कहां पड़ता है भाई, मैनचेस्टर कहां पड़ता है, ब्रिटेन में या अमेरिका में, याद रखना है यहां पे, ठीक है। मैनचेस्टर का नाम सुना है कभी, मैच कभी क्रिकेट नहीं देखा, क्रिकेट का नाम सुना हो मैनचेस्टर का। चलो अभी देखते हैं। देयर ऑब्जेक्टिव्स वाज टू इनकरेज
कॉटन प्रोडक्शन इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ जो ऑब्जेक्टिव है वो किस चीज़ को बढ़ा रहा था कि कॉटन जो प्रोडक्शन है हर जगह पर, एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सूटेड फॉर इट्स ग्रोथ। वो हर जगह देख रहे थे वर्ल्ड में ऐसी कौन सी जगह है जो कॉटन का जो प्रोडक्शन है, जो कॉटन की सप्लाई है, अगर अमेरिका से बंद हो गई तो वो किसको दे दे, हमको वो सप्लाई पूरी कर दें। ये कौन देख रहा था, ये ब्रिटेन की जो कॉटन मिल एसोसिएशन जो थी वो देख रही थी कि हमें अगर हमें अमेरिका से मिलना बंद हो गया तो हमें कहाँ से मिल जाए, किसी दूसरी जगह से। वो किसको ढूंढ रहे थे, वो एक अल्टरनेट जगह को ढूंढ रहे थे। इंडिया वॉज सीन एज अ कंट्री दैट कुड सप्लाई कॉटन टू लैंकशायर इफ द अमेरिकन सप्लाई ड्राइड अप। अगर अमेरिका के लैंकशायर से अगर कॉटन सप्लाई बंद हो गई तो इंडिया ही वो जगह है जहां से हमें क्या मिल सकती है, वो कॉटन सप्लाई मिल सकती है। कितनी, 75%। कैसे पता चला, कैसे पता चला, पीछे आ जाओ, सर्वे हुआ था, ज्योग्राफी वगैरह, ज्योग्राफिस्ट जो थे है ना, उन सब ने बताया था। तो उनने बताया होगा इन लोगों को कि इंडिया में उतनी जगह है, इंडिया की मिट्टी में वो दम है कि वो हमें कॉटन सप्लाई दे सकती है। सो India was seen as a country that could supply cotton to Lancashire if the American supply dried up। अगर क्या हो जाए, अमेरिकन सप्लाई क्या हो जाएगी, ड्राइड अप हो जाएगी। इट पॉजेज सूटेबल सॉइल, और यहाँ पर क्या है, सूटेबल सॉइल है, अ क्लाइमेट फेवरेबल है, किसके लिए, कॉटन कल्टीवेशन के लिए। और यहाँ पर क्या भी मिल सकती है, चीप लेबर मिल सकती है। ठीक है, हाँ। हाँ, तो मैं आपसे पूछ रहा था मैनचेस्टर कहाँ पर है, ठीक है। तो जब मैंने बोला कि मैनचेस्टर, जब भी तो अमेरिका में तो क्रिकेट तो होता नहीं है, तो कहाँ होता है भाई, ब्रिटेन में। मतलब मैनचेस्टर कहाँ पड़ता है, इंग्लैंड में, ठीक है, वन लिख लो। ठीक है, और लैंकाशायर ये भी कहाँ पड़ेगा, ब्रिटेन में, वो भी इंग्लैंड में ही, ठीक है, दोनों। तो पीछे क्वेश्चन रह गया था कि अमेरिका में क्या चल रहा था उस टाइम पर, डर क्यों लग रहा था, क्या इनको ये डर क्यों लग रहा था कि हमारी कॉटन सप्लाई रुक जाएगी या खत्म हो जाएगी, इनको ये डर क्यों लग रहा था। तो अमेरिका में क्या चल रहा था, व्हेन द अमेरिकन सिविल वॉर ब्रोक आउट इन 1861, तो क्या चल रहा था अमेरिका में, सिविल वॉर चल रही थी, सिविल वॉर चल रही थी। सिविल वॉर में क्या होता है, सारे काम धंधे क्या हो जाते हैं, ठप हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो गई, इकोनॉमी में भी क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। कोई भी जगह, किसी जगह पर कोई लड़ता है, कुछ भी होता है, वहाँ पर क्या होगा, सप्लाई ख़त्म हो जाएगी चीज़ों की, मतलब इकोनॉमी क्या हो जाएगी, ठप हो जाएगी। ठीक है, अब अभी आपने देखा ना कुछ दिन पहले छुट्टी हुई थी ना कोचिंग की, और भी चीज़ें दुकान वुकान बंद हो सकती हैं, ऐसा करके, मतलब ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, इससे फ़र्क पड़ता है। इन चीज़ों से क्या होता है, फ़र्क पड़ता है। किसी जगह पे दंगा होने वाला है, 2 दिन कोई घर से नहीं निकलेगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4 लोग ऐसी कंपनी में जाते हैं, वो कंपनी में नहीं जाएंगे तो प्रोडक्शन हो जाएगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो मार्केट में बिक जाएगा, इससे इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, यहाँ पर पड़ रहा है बस। चाहे वो बड़े लेवल पे या छोटे लेवल पे हो, इकोनॉमी डाउन जाती है।
When the American Civil War broke out in 1861, a wave of panic spread through cotton circles in Britain. A wave of panic, a wave of, हाँ, spread through cotton. हाँ, तो यहाँ पर ये एक कॉटन सर्कल की जो एक वेव है, एक डर जो है, दर्द जो है दिमाग में, स्ट्रेस जो है, टेंशन जो है वो बढ़ गई थी। कहाँ पर? ब्रिटेन के अंदर। रॉ कॉटन इंपोर्ट्स फ्रॉम अमेरिका, और रॉ कॉटन जो कहाँ से इंपोर्ट होता था? अमेरिका से, फेल टू लेस देन 3% ऑफ द नॉर्मल। रॉ कॉटन इंपोर्ट्स फ्रॉम अमेरिका फेल टू लेस देन 3% ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम ओवर 20 लाख बेल्स, क्या 20 लाख बेल्स ऑफ 400 LBS, 400 LBS ईच। अब अमेरिका से आ रहा है तो वो किस में नापते हैं चीज़ों को? LBS में नापते हैं, और हम किस में नापते हैं? KG में, ठीक है। तो जो बेल्स है, बेल्स मतलब है वो ऐसा क्या कहते हैं, गट्ठर कहते हैं ना, गठरी बोलते हैं, एक बड़ा पैकेट बड़ा सा, वो एक गठरी है, उसमें एक में ये वजन है करीबन 400 LBS ईच। एक गट्ठर में कितना वजन है? 400 LBS। इन 1861 टू 55,000, 20 लाख से कितना चला गया? कितना कम हो गया, देख रहे हो ना? हाँ, बेल्स इन 1862। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इन 1861 में कितना था? 20 लाख। 55,000 कब हो गया? 1862 में। एक साल के अंदर कितना फर्क पड़ गया, देख रहे हो ना, इंपोर्ट के अंदर। हाँ, फ्रैंटिक मैसेजेस वर सेंट टू इंडिया एंड एल्सवेयर टू इंक्रीज कॉटन एक्सपोर्ट्स टू ब्रिटेन। हाँ, तो इंडिया को बहुत सारे क्या फ्रैंटिक मैसेजेस जो हैं वो भेजे जा रहे हैं। किस लिए? किस लिए भेजे जा रहे हैं? हाँ, फ्रैंटिक मैसेजेस। लिखो फ्रैंटिक क्या होता है, लिखो एक्सट्रीमली वरीड, एक्सट्रीमली वरीड, और फ्राइटन्ड, FRIGSTNED, फ्राइटन्ड। हम किसी से जल्दबाजी में कुछ करने की कहते हैं ना, जल्दबाजी में, जल्दी करो ऐसा हो गया, तो उनकी हालत कुछ ऐसी थी। आप देख रहे हो ना एक साल में क्या हालत हो गई। जब कॉटन आएगी नहीं तो आप प्रोडक्शन, टेक्सटाइल का प्रोडक्शन कैसे करोगे? अगर टेक्सटाइल का प्रोडक्शन नहीं करोगे तो क्या हो, इकॉनमी गिरेगी ना भाई, आपका मैन्युफैक्चरिंग गिरेगी, मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो नुकसान नहीं होगा। हाँ, तो कहीं से तो चाहिए थी कॉटन, इसलिए मैसेजेस भेजे गए कहाँ पर? इंडिया में। इंडिया मैसेज किसको भेज रहे हैं? EIC को। किसको भेजा जा रहा है? इंडिया में कौन है? EIC स्टैब्लिश्ड है ना। हाँ, तो वो लोग EIC से बोलेंगे कि देखो ये ऐसा करो, फिर EIC यहाँ पर काम करेगी। फ्रैंटिक मैसेज वर सेंट टू इंडिया एंड एल्सवेयर टू इंक्रीज कॉटन एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन। इन बॉम्बे, तो किसको एक्सपोर्ट किया जाए? हाँ, तो कॉटन को एक्सपोर्ट किया जाए, हाँ, ब्रिटेन को। इस टाइप के मैसेजेस बहुत जल्दबाजी के भेजे गए। बॉम्बे में कॉटन मर्चेंट विजिटेड द कॉटन डिस्ट्रिक्ट्स टू असेस सप्लाईज। तो बॉम्बे में क्या हुआ? कॉटन मर्चेंट जो थे, कौन भाई? हाँ, कॉटन के जो मर्चेंट्स हैं। अब वहाँ ब्रिटेन से बात यहाँ आई, फिर उसके बाद मर्चेंट्स पर पहुंची। वो मर्चेंट्स अब निकलेंगे, जाएंगे। अब वो किसके पास जाएंगे? कॉटन मर्चेंट विजिटेड द कॉटन डिस्ट्रिक्ट्स टू असेस सप्लाईज एंड एनकरेज कल्टीवेशन। तो यहाँ पर उन्होंने लोगों से बोला कि यहाँ पर वो क्या करो, किसको बढ़ाओ भाई? कल्टीवेशन को बढ़ाओ। कल्टीवेशन को क्या करो? बढ़ाओ। उनसे बोला गया। किससे बोलेंगे? फार्मर से तो बोलेंगे नहीं। हाँ, तो वो किससे बोलेंगे? जो मनी लेंडर्स होंगे, जो जमींदार होंगे, उनसे बोले। एज कॉटन प्राइजेस सॉर्ड, सी फिगर 10.15, एक्सपोर्ट मर्चेंट्स इन बॉम्बे वर कीन टू सिक्योर एज मच कॉटन एज पॉसिबल टू मीट द ब्रिटिश डिमांड। हाँ, अब वो लग गए इस काम में कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए। हाँ, कि जब कॉटन प्राइसेस क्या दिखाई दी उनको? बढ़ती हुई दिखाई दी,
पहले तुमसे कोई कुछ ले नहीं रहा, अब ले रहा है ना, तो अब क्या बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगी ना। हाँ ये चीज़ है, क्योंकि उन्हें ज़रूरत थी, अटकी का सौदा है ना, इसलिए मैंने कहा तुम तो इतने रुपए नहीं 10 रुपये और बढ़ा के लेंगे हम, पर हमें क्या बढ़वाओ, हमें क्या दिलवाओ, कॉटन की डिमांड पूरी करवाओ हमारी। ठीक है चलो, बॉम्बे वर कीन टू सिक्योर एज मच कॉटन एज पॉसिबल, जितना हो सकता है उन्होंने कह दिया, मर्चेंट ने कह दिया जितना हो सकता है हम आपको उतना कॉटन क्या करवाएंगे, दिलवाएंगे। सो दे गेव एडवांसेस टू अर्बन साहूकार्स, उन लोगों ने, उन मर्चेंट्स ने किसको पैसे दे दिए, क्या दे दिया, साहूकार को पैसा दे दिया कि पैसा लो तुम तो, ठीक है। हु इन टर्न एक्सटेंडेड क्रेडिट टू दोज रूरल मनी लेंडर्स हु प्रॉमिस टू सिक्योर द प्रोड्यूस, सो दे गेव एडवांसेस टू अर्बन साहूकार्स, किसको पैसे दे रहे हैं, अर्बन साहूकार्स को, वो किसको देंगे पैसा, रूरल साहूकार्स को, मतलब रूरल मनी लेंडर्स को देंगे, हु प्रॉमिस टू सिक्योर द प्रोड्यूस, और उन्होंने क्या क्या प्रॉमिस किया, हाँ टेंशन मत लो हम करवाएंगे क्या, प्रोड्यूस करवाएंगे। When there is a boom in the market, credit flows easily, और जब मार्केट में बूम आया तो उधारी क्या हो सकती है, अब आसानी से हो सकती। देखो लॉकडाउन के पहले जो भी काम करता था, जो भी लोगों के प्रोडक्शन चलते थे, चाहे वो किराने वालों के हो या कपड़े वालों के हों या किसी के भी हों, वो सब किसी से पैसा, कोई भी सामान लेते थे, तो फिर बाद में पैसा दे देते थे। लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन में हाथ में पैसा है तो तुम्हें देंगे, नहीं तो नहीं। क्यों, मार्केट में बूम नहीं था, मार्केट डाउन हो गया था, उधारी नहीं कर सकते थे, उधारी करेंगे पता ही नहीं है कब क्या हो जाए, फिर लॉकडाउन लग गया, पैसा अटक गया, तो किसी घर पे पैसे भी लेने नहीं जा सकते, तो खिड़की में तो चिल्ला देगा, हाल पुलिस वाले घूम रहे हैं, उठा लेंगे, मारेंगे, और है ना। तो उन्हें मालूम है कि कुछ नहीं कर सकते, मार्केट में उछाल नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब जो मार्केट में उछाल आया तो आसानी से क्या दिया जा सकता है, पैसा दिया जा सकता है। सो फॉर दोज हु गिव आउट लोन्स फील सिक्योर अबाउट रिकवरिंग देयर मनी, और जब मार्केट में उछाल है तो वो क्या कर सकते हैं, वो सिक्योर हो गए, हमारा पैसा क्या हो सकता है, वापस आ सकता है, इस चीज़ से वो क्या हो गए, सिक्योर हो गए, और अब वो क्या कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो, हाँ पैसा दे सकते हैं। अगर वो इस चीज़ से सिक्योर नहीं होते तो क्या नहीं करते, नहीं देते वो पैसा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग कॉटन बिफोर द रेलवे एरा, किसके स्टार्ट होने से पहले, रेलवेज के स्टार्ट होने से पहले। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ बता रहा है 20 अप्रैल 1861 जब कॉटन सप्लाईज हो रही है फ्रॉम अमेरिका वर कट ऑफ ड्यूरिंग द सिविल वॉर, ब्रिटेन होप दैट इंडिया वुड सप्लाई ऑल द कॉटन दैट ब्रिटिश इंडस्ट्रीज नीडेड। तो इंडिया से क्या हो सकता है, तो इंडिया से जा रहा है ये, आप देख रहे हो सब, इंडिया से जा रहा है, ये बैल वैल भर के ले जा रहे हैं, फिर पानी के शिप में रखा जा रहा है, उसके बाद ये कहाँ जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है। ये कॉटन सारा कहाँ जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है। ये यहाँ पे ट्रेन स्टार्ट हो गई, दिख रहा है। These developments had a profound impact on the Deccan countryside. इसका सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ा, The riots in the Deccan villages suddenly found access to seemingly limitless credit। अरे यार ये क्या हो गया, पहले पैसा मांग रहे दे नहीं रहे थे, और हम कितना भी मांगो 100 मांग रहे हैं 200 दे रहे हैं, ये क्या हो गया। They were being given ₹100 as advance for every acre they planted with cotton। आप 1 एकड़ पे क्या होगा, कॉटन उगाओ, को कितने रुपए दिए जाएंगे, 100 रुपये, 100 रुपये। ये वो 1860 की बात चल रही है, उस टाइम पे 100 रुपये का नोट देखो तरसता था आदमी, मेरे हिसाब से 100 का नोट होगा भी नहीं उस टाइम पे, 10-10 के नोट होते होंगे, इतने बड़े बड़े हाथ, कितने बड़े बड़े हाथ के बराबर। आप लोगों ने शायद देखा 10 का ब्लैक नोट देखा आप लोगों ने, 10 का ब्लैक नोट मैंने देखा है। हाँ अठन्नी तो मैंने चलाई है, थोड़ा सा मुझे याद है हल्का फुल्का, चवन्नी नहीं चलाई मैंने, अठन्नी मतलब 50 पैसे, अठन्नी भी चलती थी जब मैं शायद होऊंगा 5-6 साल का होऊंगा जब अठन्नी चलती थी। अब तो 1 रुपये भी ठहंगा है। गरीब तो अपन गरीब नहीं है, वो भिखारी है, अमीर
है ना। अपन 10 का सिक्का भी डाल लेते हैं रोड पे से, सही कह रहा हूँ। हाँ 5 रुपये दोगे ना भाग जाता है, ऐसे कहता है हट, लेते भी नहीं है वो लोग। तुम सोचो मैं इसको 2 रुपये दे दूँ 3 रुपये दे दूँ, बोले लेते हैं। एक बार मैंने दे दिए थे 1 को 2 का सिक्का, मुँह बना रहा वो है, मैंने तुम्हें मुझे कर्जा दिया है तो 10 का दूँ मैं मेरी मर्जी 2 दूँ 5 दूँ, रखना तो रख, नहीं तो आगे निकल। कुछ तो ऐसे होते हैं पता, बोलते ही नहीं है, चुप रहेंगे, हैं ऐसे करेंगे, और तुम नहीं दोगे ना तो बोलना शुरू कर देते हैं, उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर देते हैं बाहर। देख कभी नहीं देना चाहिए किसी को पैसा। वो दिखते हैं बेकार लेकिन उनके पास पैसा बहुत है, अपनी जेब में पैसा अच्छा हो ना हो लेकिन अपना अच्छा ही दिखते हैं, बस यही फ़र्क है। इसलिए इस धंधे में अगर आप 10 रुपये 5 रुपये दे रहे हो तो आप इस धंधे को बढ़ावा दे रहे हो। आपको लग रहा है कि हाँ भाई कोई खा सकता है तो उसको पकड़ के बिठाओ और क्या तू खा ले, ऐसा नहीं है मैं रख लूँगा मैं चले जाऊँगा, नहीं, यहाँ बैठ के खा तो ठीक है। पैसे मत दो कभी किसी को, कभी किसी को मत दो, कुछ नहीं करते, बस पैसा ले लेते हैं, बस शाम को पौवा लगाते हैं बस, और कुछ नहीं इनका काम। या फिर वो बहुत सारे नशे होते हैं बस वो सब करते हैं, ठीक है। तो कभी पैसा मत दो। वाइल द अमेरिकन क्राइसिस कंटिन्यूड, और जब हम देख रहे हैं कि अमेरिकन क्राइसिस क्या चल रहा है भाई, वहाँ पे चल रहा है अमेरिका में, क्या चल रहा है, सिविल वॉर चल रहे हैं, ठीक है। कॉटन प्रोडक्शन इन द बॉम्बे डेक्कन एक्सपेंडेड, और यहाँ पर क्या होने लगा था, कॉटन का प्रोडक्शन क्या होने लगा, एक्सपेंड होने लगा। बिटवीन 1860 एंड 64 कॉटन एकरेज डबल्ड, कॉटन एकरेज क्या हो गया भाई, हाँ मतलब इसका जो प्रोडक्शन है वो कैसा हो गया, डबल हो गया। 62 से over 90% of cotton imports into Britain were coming from India। अमेरिका में कितना जा रहा था, 75%, कितना जा रहा था, लेकिन इंडिया से कितना जा रहा है, 90% जा रहा है। समझ में आ रही है बात, हाँ मतलब ब्रिटेन की पूरी डिपेंडेंसी किस पे हो गई, इंडिया पे। बट these boom years did not bring prosperity to all cotton producers, लेकिन ये जो टाइम था वो सब कॉटन प्रोड्यूसर्स के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। सम रिच पीजेंट्स डिड गेन बट फॉर द लार्ज मेजोरिटी कॉटन एक्सपेंशन मीन हैवियर डेप्ट। कुछ लोगों ने पैसा कमा लिया लेकिन कुछ लोग इसकी वजह से और भी ज्यादा किस में चले गए, कर्जे में चले गए। कैसे, देखो अब यहाँ पे दिख रहा है, फ्लीट ऑफ बोट्स जो है कैरिंग कॉटन बेल्स डाउन द गैंग्स फ्रॉम मिर्जापुर, इलस्ट्रेटेड लंडन न्यूज 13 दिसंबर 1862। बिफोर द रेलवे एज द टाउन ऑफ मिर्जापुर वाज अ कलेक्शन सेंटर फॉर कॉटन फ्रॉम द डेक्कन। अब आपको इस चीज़ से एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि 1862 तक इंडिया में क्या नहीं आया है, अभी रेलवेज नहीं आए हैं। उसके बाद यहाँ आ जाओ, कॉटन बेल्स लाइंग एट द बॉम्बे टर्मिनस ऑफ द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे रेडी फॉर शिपमेंट टू इंग्लैंड, इलस्ट्रेटेड लंडन न्यूज 23 अगस्त 1862। अब यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, Once the railways came up, cotton supplies were not carried on carts and boats। अब किसकी जरूरत नहीं पड़ रही, अब रेलवे से जा रहा है, पर ऐसा तो नहीं है इंडिया से ब्रिटेन सीधा काय से जा रहा है, इंडिया से ब्रिटेन, हाँ ये कैलिकट वगैरह जो एरिया है इन पे चालू हो गया तो सीधा अब ये रेलवे यार्ड बन जाएंगे, उन यार्ड में से किस पे चढ़ जाएगा, शिप में चढ़ जाएगा। रिवर ट्रैफिक डिक्लाइन ओवर टाइम बट ओल्डर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वर नॉट फुली डिस्प्लेस्ड। अब हमको यहाँ पे दिख रहा है कि लोडेड बुलक्स जो कार्ड है वो किसको भर रही हैं, लोडेड बुलक कार्ड्स आ रही हैं वो यहाँ पे डाल रही हैं और उसके बाद किस में जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है। लो भाई, क्रेडिट ड्राइज अप, अब उधारी नहीं मिलेगी, अब उधारी लेने जा रहे हैं, तुम कौन, अब उधारी लेने जा रहे हैं ना, तो पूछ रहे हैं तुम कौन, अच्छा लाओ तुम्हारे पहले पैसे का इतना है, पहले तो ये चुका दो तुम, अब मिलेगा तुम्हें पैसा। अब फिर सर को जा रहे हैं अपना, तुमने कहा यार अभी तो 100 के 200 दे रहे थे ये, अब कह रहे नहीं वो पहले का दो। समझ में आ रही है बात, देखते हैं। व्हाइल द बूम लास्टेड, बूम क्या हो गया, क्यों हो गया लास्टेड, अमेरिका में सिविल वॉर खत्म हो गए,
अमेरिका में सिविल वॉर खत्म हो गए, अब अमेरिका दोबारा किसको दे रहा है, फिर देने लगा। बेटा ये तो रहेगा नहीं हम नहीं ले रहे, अब हम तो कॉटन उससे ही लेंगे इंडिया से, उसको अच्छी रेट दे रहा होगा वो किस पे चले गए, वो फिर चले गए अमेरिका, यहाँ हम वहीं के वहीं खड़े रह गए दोबारा से। अब हम किसको देंगे, इतना प्रोडक्शन था हमारे पास, हम किसको देंगे, है ना। While the boom lasted, cotton merchants in India had visions of capturing the world market in raw cotton. क्या हुआ, जब बूम लास्टेड चल रहा था, कॉटन मर्चेंट जो थे इंडिया में, उनका विजन था कि वो वर्ल्ड मार्केट को रॉ कॉटन की पूरी कैप्चर कर लेंगे। किसे कैप्चर कर लेंगे, रॉ कॉटन की मार्केट को कहां कैप्चर कर लेंगे, पूरे वर्ल्ड में कैप्चर कर लेंगे, परमानेंटली डिस्प्लेसिंग अमेरिका। और वो सोचते थे कि अमेरिका को उन्होंने क्या कर दिया है, परमानेंट डिस्प्लेस कर दिया है, पर ये उनकी भूल थी। क्या थी उनकी है, हाँ। द एडिटर ऑफ द बॉम्बे गैजेट हैड आस्क्ड इन 1861 व्हाट कैन प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम सप्लांटिंग द स्लेव स्टेट्स ऑफ यूएसए एज द फीडर ऑफ लैंकशायर। तो यहाँ पर बॉम्बे गैजेट पेपर है 1861, क्या क्या चीज़ है जो इंडिया को बचा सकती है सप्लांटिंग द स्लेव स्टेट्स, क्या होने से, हाँ स्लेव स्टेट होने से, ऑफ यूएसए, किसके, हाँ एज द फीडर ऑफ लैंकशायर, जो किसका फीडर है भाई, फीडर मतलब क्या है, उसकी पूर्ति करने वाला है, किसकी पूर्ति करने वाला है, ब्रिटेन किसकी पूर्ति कर रहा है, इंडिया कर रहा है, ब्रिटेन की पूरी फीडिंग दे रहा है, जो यहाँ से कॉटन जा रहा है उसकी फीडिंग की बात चल रही है, ठीक है। By 1865 these dreams were over। क्या, ये सपना जो था वो क्या हो गया, टूट गया। As the civil war ended, cotton production in America revived and Indian cotton exports to Britain steadily declined। अब वो धीरे धीरे क्या करने लगे, नहीं चाहिए नहीं हमें, जरूरत नहीं है अभी, तो क्या कह रहा है, चाहिए नहीं हमें, जरूरत नहीं है, किससे मंगाने लगे, सीधे तो बोलेंगे नहीं कि हम अमेरिका से ले रहे हैं तुमसे नहीं लेंगे, ऐसा तो बोलेंगे नहीं, है ना, हाँ। एक्सपोर्ट मर्चेंट्स एंड साहूकार्स इन महाराष्ट्र वर नो लॉन्गर कीन ऑन एक्सटेंडिंग लॉन्ग टर्म क्रेडिट। सो अब वो ज़्यादा लंबे टाइम का जो क्रेडिट है, जो उधार है, वो क्या नहीं कर रहे, नहीं दे रहे। दे कुड सी द डिमांड फॉर इंडियन कॉटन फॉल, वो देख रहे थे कि इंडियन कॉटन की जो डिमांड है वो क्या हो चुकी है, गिर चुकी है, और कॉटन के जो प्राइसेस हैं वो कहाँ चले गए, हाँ नीचे चले गए। सो दे डिसाइडेड टू क्लोज डाउन देयर ऑपरेशंस, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्या कर दें, इन कामों को बंद कर दें। रेस्ट्रिक्ट देयर एडवांसेस टू पीजेंट्स, अब वो अपने एडवांसेस जो दिए रखे थे उसको क्या कर दें, बंद कर दें, और धीरे धीरे उसको लेना स्टार्ट कर दें। एंड डिमांड रीपेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स, किसको मांगना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स को देना, हाँ दो किराने वाले होते हैं ना, आपके आसपास में हो कहीं हो, अगर आपके थोड़ा बहुत पैसे उधार हैं वो कुछ कहते नहीं हैं आपसे, है ना, लेकिन उन्होंने देख लिया दूसरी दुकान पर जा रहा है तुरंत टोक देंगे आपको, यार वो पैसे करवा देते, है ना, वो हाल बोल देते, लेकिन आप जब तक उनके जाते रहोगे ना आपको कभी नहीं टोकेंगे, ऐसा होता। बस वही यहाँ हुआ, उन्हें दिख रहा था कि आप मार्केट डाउन हो चुकी है, अब हमें पैसा मिलना नहीं है, इसलिए नया पैसा नहीं दे रहे, लेकिन जो पुराना पैसा है वो क्या करो, वापस करो। वाइल क्रेडिट ड्राइड अप, लेकिन जब क्रेडिट क्या हुआ, क्रेडिट बंद हो गया, क्रेडिट मिलना बंद हो गया, तो जो रेवेन्यू डिमांड है वो क्या हो गई, रेवेन्यू डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। द फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट एज वी हैव सीन was in the 1820s 1830s, now it was time for the next। अब ये एक दूसरा टाइम था, किस चीज़ का था, एक नए रेवेन्यू सेटलमेंट का टाइम था। द डिमांड वॉज इंक्रीज ड्रामेटिकली, अब यहाँ पे देखा जा रहा था कि डिमांड क्या हो चुकी थी, हाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, 50 to 100%, सीधे 50 से कितना हो गया, हाउ गुड रैयत पे, अब कैसे देंगे वो, this inflated demand at a time when prices were falling and cotton fields disappearing। वो कैसे देंगे जब हर चीज़ की डिमांड जो है वो गिर गई, मतलब कॉटन की डिमांड ख़त्म हो गई और हर तरफ दिखाई दे रहा है कि अब कॉटन की जो
खेती है वो क्या हो चुकी है, डिसअपियर हो चुकी है। येट अगेन दे हैड टू टर्न टू द मनी लेंडर, अब कहाँ गए दोबारा से, बट द मनी लेंडर नाउ रिफ्यूज्ड लोन्स, उन्होंने देने से मना कर दिया। ही नो लॉन्गर हैड कॉन्फिडेंस इन द रैयत कैपेसिटी टू रीपे, अब उनको उनकी किस चीज पर भरोसा नहीं है, कैपेसिटी पर, कि तुम वापस दे पाओगे, ये कैपेसिटी पर ये उनको अब क्या नहीं रही, भरोसा नहीं रहा। ठीक है, वो देख रहे थे कि ये कैपेबल अब नहीं है पैसा वापस करने में। फटाफट रीड करो जल्दी से। देखिए सोर्स नंबर 8 आर रैयत पिटिशंस। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पिटिशन फ्रॉम अ रैयत ऑफ द विलेज ऑफ मिराज गांव। मिराज गांव का एक कौन है भाई, रैयत है जिसने पिटिशन लगाई है, अपील तालुका करजत टू द कलेक्टर अहमदनगर डेक्कन राइट्स कमीशन। कौन बता रहा है ये आपको, डेक्कन राइट्स कमीशन बता रही है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, द एक्सपीरियंस ऑफ इनजस्टिस, लेकिन यहाँ पे दिया है डेक्कन राइट्स कमीशन के बारे में। कहीं दिया है आपको बुक में डेक्कन राइट्स कमीशन, देखना दिया है, एक ये भी दिया है, ठीक है ना, डेक्कन राइट्स कमीशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सोर्स नंबर 8, इसके पहले भी हमने नहीं पढ़ा है, सोर्स 6 के नीचे लिखा था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी था डेक्कन राइट्स कमीशन क्यों यूज हुई, डेक्कन राइट्स कमीशन क्यों आई थी, डेक्कन में जो राइट्स हुए थे उसकी इंक्वायरी थी, है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना इमरजेंसी के बारे में, वैसा ही। द साहूकार्स हैव ऑफ लेट बिगन टू ऑपरेस अस, वो उनको क्या करते हैं भाई, ऑपरेस करते हैं, ठीक है। एज वी कैन नॉट अर्न इनफ टू डिफ्रे अवर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस, एज वी कैन नॉट, हम क्या नहीं कर सकते, हम नहीं कमा सकते, अर्न नहीं कर सकते, इनफ टू डिफ्रे अवर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस, किससे ज़्यादा नहीं कर सकते
कि बस हम अपने घर के खर्चे ही पूरे कर लें, इससे ज़्यादा हम नहीं कमा सकते। वी आर एक्चुअली फोर्स टू बैग ऑफ देम टू प्रोवाइड अस विद मनी, और हमको फोर्स किया जाता है, मतलब हमारे पास वो उतनी अपॉर्चुनिटी है ही नहीं कि हम इतना कुछ कर पाएँ, कि अपने लिए कुछ बचा पाएँ, रख पाएँ। हम काम करते हैं, खा लेते हैं, खर्च कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर वही कंडीशन में आ जाते हैं। इसलिए तो बार बार कहाँ जाना पड़ रहा था, इसलिए जाना पड़ रहा था ना। क्लॉथ्स एंड ग्रेन विच वी ऑब्टेन फ्रॉम देम नॉट विदाउट ग्रेट डिफिकल्टी, हमें ये नहीं मिलता किसके बगैर, हाँ, बिना कठिनाई के हमें नहीं मिलता। नॉट विदाउट देयर कंपेलिंग अस टू एंटर इनटू हार्ड कंडीशन इनटू द बॉन्ड, और हमें एक तो डिफिकल्टीज का सामना भी करना पड़ता है, दूसरी बात हमें वो बॉन्ड भी क्या करना पड़ते हैं, साइन करना पड़ते हैं। जो कौन देता है बॉन्ड, समझ रहे हो ना, एग्रीमेंट जो कौन करवा रहा है, मनी लेंडर करवा रहा है ना, पैसा देने से पहले। सोल्ड टू अस एट कैश रेट्स, moreover the necessary cloths and grain are not sold to us at cash rates. The prices asked from us are generally 25 or 50% of more than demanded from customers making ready money payments. क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो प्राइजेस हम जो भी बोले जाते हैं फ्रॉम अस, जनरली कितने होते हैं, वो 25 से 35% होते हैं, 25 से 50% होते हैं। किससे, मोर देन डिमांडेड फ्रॉम कस्टमर्स, किससे, जो मांगा, डिमांड, जो कस्टमर से डिमांड जो मांगा जा रहा है, जो होनी चाहिए। मतलब कहने का ये है कि किसी को 20% पे दिया जा रहा है, तो वो हमें हमेशा ज़्यादा पे ही देते हैं। क्या करते हैं वो, हमेशा मार्केट की रेट से हमें ज़्यादा पे ही क्या देते हैं, कर्जा देते हैं या लोन देते हैं। द प्रोड्यूस ऑफ आवर फील्ड्स इज ऑल्सो टेकन बाय द साहूकार्स, और हमारी जो भी कुछ उगाते हैं वो भी कौन ले लेता है, हाँ, वो सब साहूकार ले लेते हैं, वो सब हमसे साहूकार ले लेते हैं। Who at the time of removing it assure us that it will be credited to our account, और वो कहते हैं who at the time of removing, जब टाइम होता है, it assure us that it will be credited to our account, उसको कहाँ क्रेडिट कर दिया जाएगा, अकाउंट में। मतलब कहने का उनसे ले लिया गया, जो भी उनका क्रॉप था उसको बेच दिया उन्होंने, कहा हम आप उसको कहाँ क्रेडिट कर देंगे, आपके अकाउंट में। अकाउंट में क्रेडिट होने का मतलब समझते हो, अकाउंट में क्रेडिट होने का मतलब क्या होता है, पैसे का आपके अकाउंट में आना तो क्या होता है, क्रेडिट, और आपके अकाउंट से जाना डेबिट, ठीक है। तो वो हमसे कहते हैं कि हम इसको कहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। Who at the time of removing it assure us that it will be credited to our account, but they do not actually make any mention of it in the accounts. लेकिन उनको कहाँ नहीं लिखते, वो अकाउंट्स में मेंशन नहीं करते हैं। They also refuse to pass us any receipts for the produce so removed by them. और किसी भी चीज़ को, जो भी पैसा हम दे रहे हैं, जो भी चीज़ हम आपस में जो भी कर रहे हैं, वो उसकी हमें क्या नहीं देते, एक तो रिसिप्ट देते नहीं है, और दूसरी बात बिना रिसिप्ट के क्या नहीं मानते कि तुमने कुछ दिया था। एक तो देते नहीं है, दूसरी बात मानते नहीं है कि तुमने कुछ दिया था। ऐसा 3.6 में दिया है द एक्सपीरियंस ऑफ इनजस्टिस। क्या चीज सामने आ रही है भाई, इनजस्टिस, द रिफ्यूजल ऑफ मनी लेंडर्स टू एक्सटेंड लोन्स। रिफ्यूज़ल कर दिया मनी लेंडर्स ने कि हम क्या नहीं करेंगे, हम आगे आपको लोन नहीं देंगे। जब ये रिफ्यूज़ल हो गया, व्हाट इन्फ्यूरिएटेड देम वाज नॉट सिंपली दैट दे हैड गॉट डीपर एंड डीपर इनटू डेब्ट। तो क्या चीज़ थी, तो यहाँ पर दिखाई दे रही थी, वाज नॉट सिंपली दैट, हाँ, जो क्या चीज़ थी, दे हैड गॉट डीपर एंड डीपर इनटू डेब्ट। वो दिन पे दिन कहाँ जाते जा रहे थे, हाँ, वो दिन पे दिन डेप्थ में डूबे चले जा रहे थे। यहाँ पे लिखो क्या होता है, इन्फ्यूरिएटेड, लिखिए इन्फ्यूरिएट, टू मेक समबडी वेरी एंग्री, टू मेक समबडी वेरी एंग्री, टू मेक समबडी वेरी एंग्री। चलो, टू मेक समबडी वेरी एंग्री, हाँ,
तो हम यहाँ बात कर रहे थे, तो क्या चीज़ जो थी इन्फ्यूरिएट कर रही थी, देम वाज नॉट सिंपली दैट, जो क्या नहीं थी, हाँ सिंपली नहीं थी, दे आर, अब वो क्या हो रहे थे, दिन पे दिन कर्जे में डूब रहे थे, तो उनको वो क्या नहीं दे रहे, हम लोन नहीं दे रहे कि ये और भी ज़्यादा कर्जे में डूबेंगे, ज़्यादा कर्जे में डूबता है तो पैसा वापस नहीं कर पाता, इसलिए, और दैट दे वर अटरली डिपेंडेंट ऑन द मनी लेंडर फॉर सर्वाइवल, और ये बात भी उनको पता थी कि वो किस पे डिपेंड है भाई सर्वाइवल के लिए, मनी लेंडर पर डिपेंडेंट है ना, बट दैट मनी लेंडर वर बीइंग इंसेंटिव टू देयर प्लाइट, और कहीं ना कहीं प्लाइट क्या है, दुर्दशा, बुरी हालत, इसका जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं कौन था, मनी लेंडर्स ही थे। द मनी लेंडर्स वर वायलेटिंग द कस्टमरी नॉर्म्स ऑफ द कंट्री साइड, और कहीं ना कहीं ये किसको भी मानते नहीं थे, जो कस्टमरी नॉर्म्स थे, अरे जो मनी लेंडर्स हैं वो भी तो गांव का ही आदमी है, और ये गांव में लेने वाला, उधारी लेने वाला भी कहाँ का है, तो कहीं ना कहीं आपस में इनके रिलेशंस है ना, वो उनको भी नहीं निभाता। वो कहता अरे तुम मेरे चाचा का लड़का हो ना, वो बाद में, पहले पैसा दो, है ना, वैसा ही कुछ। मनी लैंडिंग वॉज सर्टेनली वाइड स्प्रेड बिफोर कॉलोनियल रूल, मनी लैंडिंग पहले भी चलता था, किसके पहले भी चलता था, कि पहले चलता था, एंड मनी लेंडर्स वर ऑफन पावरफुल, मनी लेंडर्स क्या हुआ करते थे, हाँ पावरफुल हुआ करते थे, अ वेराइटी ऑफ कस्टमरी नॉर्म्स रेगुलेटेड, और एक वेराइटी जो है किस चीज़ की, कस्टमरी नॉर्म्स की, जो रेगुलेटेड थे, द रिलेशनशिप बिटवीन द मनी लेंडर एंड द रैयत, हाँ मनी लेंडर के बीच, और कहीं ना कहीं ये मनी लेंडर और हाँ रैयत के बीच क्या थी, कस्टमरी नॉर्म्स थे, क्या थे भाई, हाँ कस्टमरी नॉर्म्स थे, मतलब आपस में कुछ रिश्तेदारियां थी, कल्चरल आपस में क्या थे, रिलेशंस थे, गांव के ही लोग हैं, कहीं ना कहीं निकल आते हैं, वो मेरे चाचा का है, ताऊ का है, वो ताऊ के बेटे का बेटा है, ऐसा वैसा ये सब, ठीक है। वन जनरल नॉर्म वॉज दैट, एक जनरल नॉर्म ये था, द इंटरेस्ट चार्ज कुड नॉट बी मोर देन द प्रिंसिपल, जनरल नॉर्म क्या है, किसी ने 100 रुपये लिए हैं उधार, क्या उधार लिए हैं, और वो हमेशा क्या नहीं हो सकते, ये जनरल नॉर्म था कि वो उससे क्या नहीं ले सकता, प्रिंसिपल से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले सकता, प्रिंसिपल समझते हो, जो मेन प्रिंसिपल है, मूलधन जैसे कहते हैं, वो मेन पैसा जो है वो, तो इंटरेस्ट उससे कभी भी क्या नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ये इनका क्या था, जनरल नॉर्म था, ये गांव का जनरल नॉर्म था, पीछे हमने पढ़ा, वो जनरल नॉर्म को भी क्या नहीं कर रहे थे, नहीं मान रहे थे, हम कह रहे थे ना कस्टमरी नॉर्म्स को नहीं मान रहे थे, वैसा ही कुछ, ये इंटरेस्ट चार्ज कुड नॉट बी मोर देन प्रिंसिपल, दिस वाज मीन टू लिमिट द मनी लेंडर्स एक्सेप्शंस एंड डिफाइंड व्हाट कुड बी काउंटेड एज फेयर इंटरेस्ट, इसका मतलब ये था कि वो लोग कभी भी, हाँ क्या हमेशा पैसा जो ले सकते हैं, वो एक फेयरनेस जो थी पैसे के लेने में, वो ये थी कि कभी भी क्या नहीं हो सकता, अगर किसी ने इतना रुपया उधार लिया तो इससे ज़्यादा क्या नहीं ले सकता, वो वापस नहीं ले सकता। तो सुनो, किसी ने 100 रुपये लिए, ठीक है, और उसने कहा कि मैं तुमसे इसका महीने का कितना लूँगा, 10% लूँगा, कितना लूँगा, मतलब 1 महीने बाद तुम्हें से कितने रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है, बात नहीं आ रही समझ में, या फिर उसने 1 साल के लिए दिए तो वो 1 साल बाद लेगा 110, समझ में आ रही है बात। अब उसने कहा नहीं तुम तो एक काम करो, मेरी मंथली पेमेंट बना दो ना, ठीक है, उन्होंने मंथली कितने रुपए देगा, 10 रुपये, 1 साल बाद कितने देने, 110, अब 110 तो लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं 2-4 रिसिप्ट गड़बड़ कर दी, कुछ गायब कर दिया, अब कैसे लोगे पैसा वापस, वो तो वहीं खड़ा है ना, वो कह रहा मैं दे तो रहा हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्या कर देते थे, गड़बड़ कर देते थे। दूसरी बात, इन वन ऑफ द मैनी केसेस इन्वेस्टिगेटेड बाय द डेक्कन राइट्स कमीशन, डेक्कन राइट्स कमीशन ने जो यहाँ पर रिसर्च करी, जो देखा, द मनी लेंडर हैड चार्ज ओवर ₹2000 एज इंटरेस्ट ऑन अ लोन ऑफ ₹100, कितने रुपए ले चुके थे, 100 रुपए किसी ने उधार लिए थे, उसके ऊपर कितने रुपए ले चुके थे, 2000 रुपए ले चुके थे, देख रहे हो। इन पिटीशन आफ्टर पिटीशन, पिटीशन के बाद पिटीशन लगाई गई,
Reyes complained of the injustice of such exactions and the violation of custom. उन्हें ये भी बताया कि वो किसका भी वायलेशन करते हैं, कस्टम का। तो देख हमने जो शुरुआत में पढ़ी थी वो किसको जला रहे थे, अकाउंट को जला रहे थे। क्यों, वही तो सब जड़ थी। वो अकाउंट को घुमाते रहते थे, इधर उधर घुमाते रहते थे और वो इन लोगों को बेवकूफ बनाते रहते इस तरीके से। Deeds of hire. When debts mounted, the peasant was unable to pay back the loan to the money lender. जब डेब्ट्स बहुत बढ़ जाता था वो नहीं दे सकते थे पैसा वापस। He had no option but to give over all his possessions. उनके पास अब कोई चारा नहीं था कि वो अपनी जो भी चीज़ें उनको क्या कर दें, छोड़ दें। अपनी जो चीज़ें उनको क्या कर दें, जैसे कि लैंड, कार्स एंड एनिमल्स, सब किसको दे देंगे, वो ले लेगा उनसे कि अपना कर्जा वापस करो। कर्जा वापस नहीं कर रहे तो सामान दो, है ना। बट विदाउट एनिमल्स ही कुड नॉट कंटिन्यू टू कल्टीवेट। और जब उनके पास एनिमल्स नहीं होंगे तो वो फिर कल्टीवेशन कैसे करेंगे, है ना। समझ में आ रहा है ना। आप लोग तो कर लोगे, हल लगाओगे तो कर दोगे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है एनिमल्स से होता है ना। और क्या, he now had to pay for the animals which had originally belonged to him. वो किसके लिए पैसा देंगे, मैं ठीक है 2 रुपये पर महीना किसके लिए दोगे तुम, इन एनिमल्स को मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अभी तुम्हारे नहीं है ये मेरे हैं, तो मुझे इसके महीने के कितने रुपए दोगे, 2 रुपये 3 रुपये जो भी वो कहे। अब जो उसका पहले का पैसा था उसमें और भी ज़्यादा क्या ऐड हो गया, अब ये खर्चा ऐड हो गया। अब उसका हल भी ले लिया उसने, वो हल के भी पैसे ऐड कर देगा, कितने कितने तुम्हें महीने के पैसे देने। So he took land on rent and animals on hire. काय पे ले रहा है, लैंड को रेंट पे और एनिमल्स को हायर कर रहा है। He now had to pay for the animals which had originally belonged to him. He had to sign a deed of hire stating very clearly that these animals cards did not belong to him. और डीड में लिखा होता था कि ये जो एनिमल कार्ड्स है वो तुम्हारी नहीं है, तुम्हें बिलोंग नहीं करती, तुम्हारी नहीं है। इन केसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जब कॉन्फ्लिक्ट होते थे, दिस डीड्स कुड बी इन्फोर्स थ्रू द कोर्ट। ये डीड्स को कहाँ दिखाया जाता था, कोर्ट। डीड मतलब एग्रीमेंट। द फॉलोइंग इज द टेक्स्ट ऑफ अ डीड दैट अ पीजेंट साइन इन नवंबर 1873 फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन राइट्स कमीशन। आई हैव सोल्ड टू यू, उसमें साफ लिखा था मैं बेचता हूँ। आई हैव सोल्ड टू यू ऑन अकाउंट ऑफ द डेब्ट ड्यू टू यू, मैं बेचता हूँ तुमको किसकी वजह से, कि मुझ पर जो कर्जा था उसकी वजह से किसको बेच दिया मैंने, इनको बेच दिए। माई 2 कैरेजेस हैविंग आयरन एक्सल्स, मेरे जो कैरेजेस हैं जो वो जो हाल है उनमें जो लगे आयरन एक्सल लगे हुए हैं वो, विद देयर अपरेंटेनेंस एंड फ्लो 4 बुलक्स आई हैव टेकन फ्रॉम यू ऑन हायर अंडर दिस डिड द वेरी सेम 2 कैरेजेस एंड 4 बुलक्स। मैंने क्या कर दिया, तुम्हें इसको बेच दिया। एक काय में लिखा है, उसमें लिखा होता था, उस पर क्या करा लेते थे, अंगूठा करा लेते थे। अच्छा एक बात बताऊंगा आप लोगों को, कोई इंसान ये कहते मेरा अंगूठा नहीं है, नहीं कह सकता। कोई यूँ कहते हैं मेरा अंगूठा नहीं है, उस टाइम में कौन फिंगरप्रिंट चेक कर रहा था कि नहीं तुम्हारी अंगूठा आई, नहीं आ रही बात समझ में। साइन तो एक बार को मैच हो जाते हैं बैंक में जो आपने लगाए होते हैं, अंगूठा कैसे होगा, नहीं आ रही बात समझ में मेरी। उस टाइम पे तो कोई बैंक चलते नहीं थे, फिंगरप्रिंट मैच कर नहीं सकते तुम, तो कैसे पता चल रहा है। नहीं, कोई कहते नहीं मेरा अंगूठा नहीं है जी, सच्चे लोग होते थे, झूठ नहीं बोलते थे। उनका अंगूठा है वो कहते थे हाँ हमारा ही अंगूठा, समझ में आ रही है बात। कोई उनका सोते में भी अंगूठा ले लेना तो वो कहते थे हमारा अंगूठा है, अच्छा ठीक है हमारा ही है, फिर सच्चे लोग होते थे वो, ठीक है, हमारे से झूठे नहीं थे। 4 bullocks I shall pay every month the hire thereof at rupees for a month and obtain a receipt in your own handwriting. In the absence of a receipt I shall not contain that the hire had been paid. और इसमें सब में लिखा हुआ है अगर इनके पास क्या नहीं होगी, किसके पास, पीजेंट के पास। ये कौन हायरिंग में कौन लिखवा रहा है, हायरिंग में किसने लिखा है, ये मनी लेंडर ने, कि अगर इनके पास रिसिप्ट नहीं होगी तो इनका क्या नहीं माना जाएगा, पैसा दिया हुआ
नहीं माना जाएगा। द रईयस केम टू सी द मनी लेंडर एज डेवियस एंड डिसाइडफुल। वो कैसा हो रहा है? मनी लेंडर देख रहे, मनी लेंडर को देख रहे हैं। मनी लेंडर को कौन देख रहे हैं? रईयस देख रहे हैं। वो कैसा हो रहा है? डेवियस। लिखो क्या होता है डेवियस? लिखें क्लेवर, सुना, क्लेवर बट नॉट ऑनेस्ट और डायरेक्ट। क्लेवर बट नॉट ऑनेस्ट और डायरेक्ट, ठीक है। एक होता है चालाक और एक होता है चालबाज। समझ आ रहा है? हाँ, तो छल करता है ना, झूठ बोल रहा है, तो वो क्या देख रहा है कि वो कैसा होते जा रहा है दिन पे दिन? चालबाज होते जा रहे हैं। कि हमारे साथ क्या कर रहे हैं? चालाकी कर रहे हैं, लेकिन कैसी? बेईमानी। सीधी सीधी बात, हमारे साथ क्या कर रही है? बेईमानी कर रहे हैं। डिसाइडफुल लिखो क्या होता है? देखो डिसऑनेस्ट, कॉमा लगा के लिखना। ट्राइंग टू मेक समबडी बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। ट्राइंग टू मेक समबडी बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। हो गया? हाँ, इसे हम क्या कहते हैं? कपटी, बहकाने वाला। ठीक है, तो क्या बन चुका है भाई? मनी लेंडर क्या बन चुका है? चालबाज बन चुका है और बहकाने वाला बन चुका है, कपटी बन चुका है। दे कंप्लेंट ऑफ मनी लेंडर्स मैनिपुलेटिंग लॉज। ये कंप्लेन कर रहे हैं मनी लेंडर्स की कि वो क्या कर देते हैं? मैनिपुलेट कर देते हैं लॉज को, अपने अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं? लॉज को चेंज कर देते हैं। एंड फॉर्जिंग अकाउंट्स, और फॉर्जिंग अकाउंट्स का मतलब होता है गड़बड़ी करना। अकाउंट्स में क्या कर देते हैं? गड़बड़ी कर देते हैं। इन 1859 द ब्रिटिश पास अ लिमिटेशन लॉ, और 1859 में ब्रिटिश ने क्या पास किया? एक लिमिटेशन लॉ लेकर के आए दैट स्टेटेड दैट द लोन बॉन्ड साइन बिटवीन मनी लेंडर्स एंड रईयस वुड हैव वैलिडिटी फॉर ओनली 3 years। अब ये लेके इन लोगों ने एक लॉ पास कर दिया कि मनी लेंडर्स और रईयस के बीच जो आपस में एग्रीमेंट होगा वो सिर्फ कितने साल चलेगा? 3 साल बाद। तो मुझे नहीं, तो मनी लेंडर रैयत को नहीं जानता, रैयत मनी लेंडर को नहीं जानता। मतलब वो ऐसा नहीं कर सकता, वो एक डेप्ट का माउंट नहीं बना पाएगा। मतलब पहले पहाड़ बना देते ना डेप्ट का, वो नहीं कर सकता था। 3 साल के अंदर क्या करना था? उसको खत्म करना था। लेकिन भाई जुगाड़ तो जुगाड़ ही, उसके इनके पास उसकी भी जुगाड़ थी। वो 3 साल बाद उसी को क्या कर लेते थे? नया बना लेते थे। फिर 3 साल पर क्या कहते थे उसको? मतलब उसी पे नहीं चला रहे, उसको फाड़ दिया और हिसाब कहाँ लिख दिया? नई जगह पे। मनी लेंडर से पैसा चाहिए ना, तो कह देगा नहीं माना, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, कर दे खत्म, आगे से ले लियो, किससे लेगा? तो उसको भी मानना पड़ता है। मैंने कहा चल ठीक है, मान लेंगे। दिस लॉ वाज मीन टू चेक द एक्यूमुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ओवर टाइम। ये जो लॉ है इसका मतलब ये था कि चेक द एक्यूमुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ओवर टाइम। उसमें क्या चेक हो सकता था? कि इंटरेस्ट जो लिया जा रहा है वो कितना है, ये चेक हो सकता था। हाउएवर टर्न द लॉ अराउंड, फेसिंग द रैयत टू साइन अ न्यू बॉन्ड एवरी 3 year। और क्या देखा जा रहा है कि रैयत से क्या करा लिया गया? हर 3 साल में उसको फिर नया बनवा लिया गया। When a new bond was signed, और जब एक नया बॉन्ड साइन हो गया, the unpaid balance that is the original loan and the accumulated interest was entered at the principal on which a new set of interest charges was calculated। 3 साल का पूरा हिसाब है, 3 years का। वो कह रहा है कि तुमने ये लिया था, तुम पे 200 रुपये बचे, ठीक है। नया बॉन्ड भरवाया, नया बॉन्ड को कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 200 रुपये प्लस तुमने 100 लिए, कितने रुपए? कहाँ से स्टार्ट होगा नया बॉन्ड? समझ में आ गई? Was entered as the principal on which a new set of interest charges was calculated। वो सबको सिस्टम को क्या बना देंगे? प्रिंसिपल बना देंगे।
मतलब कहने का आपने जो 100 रुपये लिए थे वो जो 200 हो गए थे, अब वो 100 मिला के कितने हो गए। अब जो आपका इंटरेस्ट लगेगा वो कितने पे लगेगा, पहले कितने पे लग रहा था। अब जरूरी नहीं है 100 रुपये लिए हो, 500 भी लिए हो सकता है, समझ में आ रहा है, ज़्यादा भी लिए हो सकते हैं, ये भी है। इन पिटिशंस that the Deccan Rights Commission collected, Raya described how this process worked। और डेक्कन राइट्स कमीशन जब इन सब चीज़ों को ध्यान दे रही थी, पिटिशन को कलेक्ट कर रही थी, उन्होंने देखा था कि ये काम कैसे करती थी, काम कैसे करती थी, ये चीज़ कैसे काम करती। सोर्स नंबर 10 में, सोर्स नंबर 10 कहाँ है, ये आएगा, ठीक है। डीड्स एंड बॉन्ड्स अपीयर्ड एज सिंबल्स ऑफ द न्यू ऑपरेटिव सिस्टम। और अब एक नया ऑपरेटिव सिस्टम स्टार्ट हुआ था, वो जो क्या था, डीड्स एंड बॉन्ड्स का। द ब्रिटिश हाउएवर वर सस्पिशियस ऑफ ट्रांजैक्शंस बेस्ड ऑन इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग। और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से सस्पिशियस थे कि कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी तो हो रही है। एज वॉज कॉमन इन द पास्ट, जैसे कि पहले हो रही थी वैसे ही अब भी हो रही है। ये कौन कह रहा है, ये ब्रिटिशर्स ने इसको देखा, कैसे देखा, इनफॉर्मली देखा। द टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स दे बिलीव्ड हैड टू बी क्लियरली, जो टर्म्स थे ट्रांजेक्शन्स के जिनको वो मानते थे, हैड टू बी क्लियरली, हाँ वो यहाँ पे देखा गया, क्लियरली अनएम्बिगसली, हैड कैटेगरीली स्टेटेड इन कॉन्ट्रैक्ट्स, डीड्स एंड बॉन्ड्स एंड रेगुलेटेड बाय लॉ। और वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये जो टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स है जिसको वो मानते थे, हैड टू बी क्लियरली, वो कैसा है, क्लियरली अनएम्बिगसली एंड कैटेगरीली, हाँ वो उसको देख रहे हैं कहीं ना कहीं तरीके से, कैसे कि वो किसी न किसी तरीके से क्या कर रहे थे, उसको कॉन्ट्रैक्ट्स में स्ट्रेट बनाते थे, मतलब उसको आगे बढ़ाते थे डीड्स में, बॉन्ड्स में, और रेगुलेट करते थे उसमें कहीं ना कहीं लॉ को। अनलेस द डीड और कॉन्ट्रैक्ट वॉज लीगली इन्फोर्सिएबल इट हैड नो वैल्यू। और जब तक डीड और कॉन्ट्रैक्ट में, डीड और कॉन्ट्रैक्ट जब तक, कब तक चलते थे, वो लीगली बेस पर होते थे तब तक ही हो सकते थे, चल सकते थे, और अगर नहीं हो रहे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। पढ़ लो एक बार, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ।